बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की खाली हुई सीटों पर चुनाव होंगे। हालांकि 5 सीटें खाली हुई थी, लेकिन रुपौली पर चुनाव हो गया, निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन बाकी जो 4 सीटें हैं उस पर भी चुनाव होना है और उसको लेकर राजनीतिक दलों के अंदर तैयारियां शुरू हो गई है। आयोग की तरफ से अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक दल के अंदर नेता जो है वो तैयारियों में जरूर लग गए हैं। कोई अपनी बहू तो कोई अपने बेटे को सेट करने की तैयारी मजबूती से कर रहा है। इस बीच एनडीए के अंदर पशुपति कुमार पारस ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में 5 विधानसभा की सीटें खाली हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद। चूंकि इन 5 सीटों के जो विधायक थे वो सांसद बन गए, जिसके बाद इन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। रुपौली सीट, हालांकि रुपौली से सांसद नहीं बनी बीमा भारती, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वो न घर के रही न घाट के, न लोकसभा जीत पाई न विधानसभा जीत पाई, दोनों जगह उनका जमानत जब्त हो गया। शंकर सिंह की जीत हो गई, लेकिन बाकी जो 4 सीट है वहां पर चुनाव जो है वो होंगे, जिसमें एक रामगढ़ है, दूसरा बेलागंज है, तीसरा इमामगंज है और चौथा सीट तरारी है, तरारी सीट। एक एक करके तमाम सीटों की जानकारी देंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं जीतन राम मांझी की इमामगंज विधानसभा सीट से। जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से इस्तीफा दे चुके हैं, चूंकि वो गया के सांसद हो गए हैं। तो ऐसे में वहां से कौन लड़ेगा, क्योंकि सीट तो हम के पास है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पास है, जीतन राम मांझी के पास है। और जो खबर हमारे पास है कि जीतन राम मांझी किसी भी हाल में जो इमामगंज की सीट है वो परिवार से बाहर जाने देना नहीं चाहते हैं। जानकारी के अनुसार जीतन राम मांझी अपनी बहू दीपा मांझी को एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और लगभग इसको लेकर क्लियर भी हो चुका है। चूंकि अगर जीतन राम मांझी चाहते हैं तो वही होगा जो जीतन राम मांझी चाहते हैं, चूंकि सीट भी उन्हीं की खाते में है। और उनके सामने आरजेडी से उदय नारायण चौधरी एक बार फिर से मैदान होंगे, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आगे सुधाकर सिंह रामगढ़ की बात कर लेते हैं। चूंकि सुधाकर सिंह रामगढ़ से विधायक, जो अब विधायक नहीं रहे, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, चूंकि बक्सर से वो सांसद बन गए हैं, आरजेडी के सांसद हो गए हैं। ऐसे में खबर है कि सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे हैं, जगदानंद सिंह चाहते हैं कि किसी भी हाल में रामगढ़ की सीट भी परिवार के पास ही रहे, और इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे अजीत सिंह को जेडीयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन करवा दिया, ताकि उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। और खबर है कि भाई लालू प्रसाद यादव भी मान गए हैं जगदानंद सिंह के बनाने पर। आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से रामगढ़ से जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। अजीत सिंह इसको लेकर तैयारियों में लग गए हैं। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां बीते कई दिनों से वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चूंकि भाजपा की सीट थी, कौन लड़ेगा, अब तक भाजपा ने क्लियर नहीं किया है। अब चलते हैं तीसरे सीट पर, बेलागंज। बेलागंज सुरेंद्र यादव का क्षेत्र है। सुरेंद्र यादव विधायक, विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जहानाबाद के सांसद चुने गए, आरजेडी के वो सांसद हैं। ऐसे में खबर है कि सुरेंद्र यादव के बेटे ही वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, या फिर आरजेडी चर्चा कर रही है कि कोई वैसा उम्मीदवार जो एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। चूंकि वो जेडीयू की थी और जेडीयू से अभय कुशवाहा, जो इस वक्त आरजेडी के औरंगाबाद से सांसद है, वो उम्मीदवार थे और उन्हें 57,755 के आसपास वोट आया था। हालांकि बेलागंज को लेकर एक चर्चा यह भी है एनडीए के अंदर कि जो एलजेपी के उम्मीदवार थे रामेश्वर शर्मा, उन्हें भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं चौथे और अंतिम सीट, जो एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट बन रहा है। वो सीट है सुदामा प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई तरारी विधानसभा सीट। तरारी माले का सीट है, तो ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि माले से ही कोई चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि सुदामा प्रसाद आरा से सांसद हो गए हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सुदामा प्रसाद के जगह पर उनके पार्टी के किसी दूसरे कार्यकर्ता को जगह मिल सकता है। लेकिन एनडीए से कौन लड़ेगा, चूंकि वो सीट एनडीए में भाजपा की सीट थी और भाजपा की बुरी तरीके से हार हुई थी। दूसरे नंबर पर वहां पर सुनील पांडे थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे सुनील पांडे।
सुनील पांडे को 62,930 वोट आया था और भाजपा को मात्र 13,800 वोट आया था। ये स्थिति भाजपा की तरारी में रही। ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने ताल ठोक दिया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, तो चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद वो रालोसपा ज्वाइन कर लिए थे, पशुपति कुमार पारस की पार्टी ज्वाइन कर लिए थे सुनील पांडे, पहले भी थे पार्टी में वो। और कहा जा रहा है चूंकि और पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करता हूं कि तराली की जो सीट है वो मेरे खाते में दे दे, क्योंकि मेरे पास एक मजबूत उम्मीदवार है सुनील पांडे जैसे, जो निर्दलीय मैदान में उतरे तो उनको दूसरे स्थान पर जनता ने रखा। 250 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। ऐसे में एनडीए भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो क्या करेगी, क्या वो सीट पशुपति कुमार पारस को देगी या फिर भाजपा खुद ही चुनाव लड़ती है। 5 सीटों का समीकरण हमने आपको बता दिया संक्षिप्त में। इमामगंज से जीतन राम मांझी अपनी बहू को लाना चाहते हैं, रामगढ़ से जगदानंद सिंह अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं, और न सिर्फ चाहते हैं बल्कि तय उन्हीं को करना है जो चाहते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मामला सब कुछ सेट है, कोई बेटा तो कोई बहू को राजनीतिक तौर पर सेट करने में लगा हुआ है और कई बार सफलताएं भी मिली है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या एक्टिविटी रहता है, चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ जो है वो डिसीजन लेती है, कब चुनाव होगा, किस डेट में होगा, ये भी जल्द तस्वीरें जो है वो क्लियर हो जाएगी। संभवतः खबर है कि झारखंड विधानसभा के साथ साथ बिहार की खाली हुई विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।